हेलो स्टूडेंट्स। सो पार्ट वन हम लोगों ने जो सॉल्यूशंस के थे जेस्ट के सॉल्यूशंस, तो पार्ट वन हम लोगों ने कल किया था। कल था परसों था, जब कल ही तो था, हाँ कल ही तो एग्ज़ाम हुआ है। ओके, सो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा या नहीं भी गया होगा। तो मतलब कुछ पेपर जो आया था उसके बारे में मैंने कल भी कमेंट किया था, अभी भी करूँगा कि ठीक लेवल का कुछ पेपर आया था। बहुत टफ तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इससे टफ पेपर आए हैं इससे पहले जेस्ट के। सो ठीक लेवल का पेपर था और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें ठीक ठाक थे। ठीक है, तो चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो कल प्राइमरीली क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे हम लोगों ने वो सॉल्व किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज आज थोड़ा मिक्स टाइप का चलेगा। एक सीक्वेंस टाइप से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस बहुत इजीली मेरे से बन जाते या जो क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाने चाहिए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैं एसेंशियली एक तरीके से कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है। एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है कि 6 faces of a cube are painted with so and so colors. If the cube is rolled 4 times, what is the probability that the green face appears exactly 3 times? ठीक है, तो अब if the cube is rolled 4 times, so what is the probability that green face appears exactly 3 times? ठीक है, तो 4 बार आप उसको रोल कर रहे हो और फिर पूछा जा रहा है ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 3 बार, एग्जैक्टली 3 बार, 2 बार नहीं चलेगा, चारों बार ग्रीन आ जाए नहीं चलेगा, 3 बार आना चाहिए। ठीक है, तो आप उसके लिए बोलोगे कि आप 4 बार रोल कर रहे हो या 4 अलग अलग डाइस, सेम सारे कॉन्फ़िगरेशन है, चारों को एक साथ रोल कर रहे हो, ऐसा कुछ कह देते हैं। ठीक है, तो कैसा सिचुएशन हमारे सामने बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम डाइस की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी कि भाई चार डाइस अगर हम एक साथ रोल करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो पहला ग्रीन आ गया, दूसरा ग्रीन आ गया, तीसरा ग्रीन आ गया, चौथा समथिंग एल्स आ गया। ठीक है, या फिर पहला समथिंग एल्स आ गया, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये भी चलेगा। ठीक है, और क्या क्या चलेगा, ग्रीन समथिंग एल्स, ग्रीन ग्रीन एंड सो ऑन। ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या क्या, ग्रीन ग्रीन समथिंग एल्स ग्रीन। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आ सकती है अगर हम लोग 4 आइडेंटिकल क्यूब्स को रोल करते हैं। ये एसेंशियली ये पेंट वेंट करने वाली बात जो है ये फालतू सी बात है। एसेंशियली उनको एक नया क्वेश्चन बनाना था तो पहले क्या डाइस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 की जगह ये कुछ कलर्स कर दिए और पूछा गया कि भाई फलाना नंबर जो है एग्जैक्टली 3 टाइम्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। वही चीज़ है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, सो अब आई होप स्ट्रीमिंग चल रही है ठीक से। अच्छा, कनेक्शन जो है उतना फास्ट नहीं है, कनेक्शन कभी कभी बहुत अच्छा आ रहा है, कभी कभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। सो कुछ ओके, अब अच्छा आ गया कनेक्शन। थोड़ा सा इसको पीछे करके देखते हैं। ओके, देखते हैं शायद अब कनेक्शन बेटर हो, नहीं। ओके ठीक है, एनीवेज सो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो भाई आप बोलोगे कि भाई एक क्यूब है या डाइस है, उसमें एक पर्टिकुलर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी या इस केस में एक पर्टिकुलर कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगी, तो आप बोलोगे कि भाई 6 फेसेस है, उसमें से अलग अलग कलर के, उसमें से एक हमारे फेवरेबल है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसके ग्रीन आने की। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 इस एक के ग्रीन आने की। 4 पॉसिबिलिटीज चाहिए अपने को। अच्छा, ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जैसे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी मैं कह देता हूँ 1/6, ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 - 1/6 5/6 हो जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए कि आपको 3 डाइस हो जिसमें आपका 1/6 ग्रीन आए और एक में ग्रीन ना आए। तो 3 में 1/6 की प्रोबेबिलिटी और एक में ना आए। ठीक है, ये एक सिचुएशन हो गया। ठीक है, और ऐसे जो है ये जो है लिखा है मैंने, इसके 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशंस है। ठीक है,
तो एक बार 5/6 इधर आ जाएगा, एक बार 5/6 इधर, एक बार 5/6 इधर। तो एसेंशियली हमको इसी चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे, सारा कुछ कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आंसर जो है C आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी थी। ये पिक्चर अपने को समझ में आ रहा है? नहीं तो फॉर्मूले के तरीके से जाओगे तो फॉर्मूला भी अपने पास रखा हुआ है कि NCR P⁻R Q⁻n−R, इस टाइप की चीज़ लिखते हैं, ठीक है। R क्या हो जाएगा? तो R आपके पास जो हो जाएगा ये R आपके पास 3 आ जाएगा। तो 3 ग्रीन चाहिए और एक समथिंग एल्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह 3 आ जाएगा, एक समथिंग एल्स, तो ये एसेंशियली हो जाएगा टोटल नंबर कितने? 4, 4C3 और P³ Q⁻4−3 यानी कि 1, ठीक है। और 4C3 आपके पास हो जाएगा 4, जो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ 4C3 दे देगा आपको। P³ यानी कि 1/6 × 3 टू द पावर 3, ठीक है। और Q क्या चीज़ है? 5/6, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला है, या तो आप इसको कॉमन सेंस तरीके से करो, अपने से कॉम्बिनेशन सोचो, या फिर अपने पास फॉर्मूला अगर आपको ये कंफर्टेबल है तो इस तरीके से करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन, पिछला वाला जो क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन भी आए हैं इस पेपर में, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आए हैं, अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया? क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि भाई 1 डायमेंशनल सिचुएशन है और उसमें बाउंड स्टेट की बात कर रही है, फ्री स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाउंड स्टेट में कैसा भी पोटेंशियल हो सकता है, पोटेंशियल के बारे में आपको नहीं गिवन है कि कोई स्पेशल टाइप का पोटेंशियल है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्या है, कुछ नहीं पता है। कोई भी पोटेंशियल हो सकता है, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और पूछा गया है कि भाई जो वेव फंक्शन है, सॉरी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम है, वो इनमें से कौन सी चीज़ों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब ये बात तो आपको पता होगा ही कि भाई अगर सिमेट्रिक केस है तो उस केस में तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन वो भी 0 होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम मतलब बाय सिमेट्री 0 वगैरह होता है। बट हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या हमेशा 0 होगा, क्या आइगन स्टेट की डिजेनरेसी पे डिपेंड करेगा, वो तो ऐसी ये ज़बरदस्ती ये 2 ऑप्शन बनाए हैं। मेन अपने को A और C इसमें हम लोग को देखना है, ठीक है। तो क्या हमेशा 0 होगा या सिर्फ C वाले कंडीशन में 0 होगा कि सिमेट्रिक पोटेंशियल होगा तभी 0 होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप क्वांटम नहीं क्लासिकल मैकेनिक्स पे जाओ, और क्लासिकल मैकेनिक्स पे जाओ और एक नॉन सिमेट्रिक पोटेंशियल ले लो, ठीक है। नॉन सिमेट्रिक पोटेंशियल क्लासिकल मैकेनिक्स में, और कोई एक एनर्जी लेवल पकड़ लेते हैं, तो एनर्जी लेवल कुछ सो एंड सो एनर्जी लेवल है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में एनालिसिस करते जब ये यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल है, अब उस एक्सिस को कहाँ पे बनाते हो आप, ओरिजिन कहाँ पे लेते हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों ने एक नॉन सिमेट्रिक टाइप का पोटेंशियल लिया है, ठीक है। अब वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में पोटेंशियल एक पर्टिकुलर एनर्जी का पार्टिकल है तो उसको कैसे ऑब्जर्व करते हो, तो आप क्या करते हो, एक ब्लॉक मेथड होता है, यहाँ पे ब्लॉक रख दोगे और मान लो कि भाई ये स्लोप टाइप का ही है ज़मीन का, ठीक है, तो एक खड्डा टाइप का है, स्मूथ है, और यहाँ पे अगर आप पार्टिकल रखोगे तो वो स्लाइड करते हुए जाएगा नीचे, फिर स्लाइड करते हुए ऊपर आएगा, ठीक है, स्लाइड करते हुए ऊपर आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ तक पहुँचेगा, एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जी। ये एनर्जी लेवल है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से आगे पीछे जाता जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक नोटिस करने की बात क्या होती है कि अगर मैं मान लूँ कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पकड़ लेता हूँ, मान लो मैं ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे जब ये नीचे जा रहा है तो इसके पास कुछ स्पीड है, ठीक है, तो ये गया, जब ये वापस आएगा तो इस पोजीशन पे इसके पास उल्टे डायरेक्शन में वही स्पीड होगी, ठीक है, डायरेक्शन आप देख लेंगे, उल्टे डायरेक्शन में एग्जैक्टली वही स्पीड होगी। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा, हर पॉइंट पे अगर कोई मोमेंटम आगे की ओर पॉसिबल है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वही मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, ठीक है।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी की बात कर रखी है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि एवरेज मोमेंटम कितना होगा, क्लासिकल केस में वो चीज़ एवरेज के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो एवरेज मोमेंटम की बात अगर करोगे तो आप बोलोगे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो एवरेज निकालने के लिए कोई भी क्वांटिटी का आप क्या कहते हो कि भाई समेशन कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 अपॉन टोटल जितने पॉसिबिलिटीज़ है। ऑब्वियसली इनफाइनाइट अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मोमेंटम रहेगा, वो इनफाइनाइट होगा, बट हमेशा हर एक P1 के लिए एक माइनस P1 ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि जब ये नीचे जा रहा है तो वो आगे की ओर जो मोमेंटम है, और जब वो वापस आ रहा है तो पीछे की ओर मोमेंटम है, ठीक है। तो ओवरऑल जब इसका एवरेज आप कैलकुलेट करोगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो सिमेट्रिक होने की ज़रूरत उसको नहीं है, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे सिमेट्रिक ना हो, ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। यही जो लॉजिक है एग्जैक्टली आप नहीं बता पाएंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव मैकेनिक्स वगैरह की बात होती है, बट ये जो बात है ये वैलिड वहाँ पे भी होगी। अगर कोई e⁻⁴ वाला पार्ट है आगे की ओर, तो उसके साथ साथ एक e⁻⁻⁴ वाला पार्ट भी होगा, ठीक है। और ओवरऑल जब आप वेव फंक्शन की बात करोगे, मतलब ओवरऑल एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करोगे, तो सिमेट्रिक पोटेंशियल है तब भी आपके पास 0 आएगा 1D में, ठीक है। 2D में आप मोमेंटम जो होता है उसका मैग्नीट्यूड वगैरह की बात कर सकते हो, अलग अलग सिचुएशन होता है 2D में, 3D में, हायर डायमेंशंस में, तो वहाँ पे फिर आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो आंसर मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन का। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्या बोला, ये सिंपल लॉजिक वाला, अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, 11 12 वगैरह में आ जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या बोला गया, ABCDEF हेक्सागन है, हेक्सागन के 6 पॉइंट बना दो, तो हेक्सागन के 6 पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। वेक्टर है AB AC AD AE AF, ठीक है। तो वेक्टर भी बना देते हैं जिन वेक्टर्स की बात की है। तो भाई इसको मान लिया, इसको मान लो कह देते हैं, चलो नाम करण कर दिया जाए, तो ये हो गया ABCDEF, ठीक है। अब ओके, कनेक्शन ठीक है, ओके, मेरा वीडियो कट रहा होगा बट ऑडियो क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। सो अब हम लोग को बोला गया है AB प्लस AC। चलो पहले वेक्टर्स सारे ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर्स ड्रॉ करना होगा, तो उस केस में A to B एक हो गया, ठीक है। क्या हो गया इसको, A to B एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया AC, एक वेक्टर AD हो गया, एक वेक्टर AE हो गया, एक वेक्टर AF। इन सब का सम करना है, ठीक है। और वैसे पिक्चर देख के पता चल रहा है, उससे नहीं भी पता चलेगा तो ऑप्शन हमको दिख रहा है कि ऑप्शन में हमको बोला गया है कि AD के टर्म्स में ही आंसर है, मे बी 0 आ जाए, मे बी कोई समथिंग AD आ जाए, ठीक है। तो कितना आएगा वो देखने के लिए हम लोग को एनालिसिस आगे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे AE की बात अगर करें, AD के टर्म्स में उसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं A से AE की बात करता हूँ, तो वो AD प्लस DE इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो AE को फिलहाल भूल जाओ, AE का मतलब है ये दोनों, ठीक है। वैसे ही AF की बात करता हूँ, AF की बात करूँगा तो वो क्या चीज़ है, तो उसको और दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ। तो AF की बात करूँगा तो AD के टर्म्स में बात करनी है, तो वो AD
प्लस डी एफ, ठीक है। अब यहां पे एक देखने वाली बात है, जो ए सी है और जो डी एफ है इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ए सी और डी एफ को मैं उड़ा देता हूं, ठीक है। तो ए सी और डी एफ को मैं सीधे सीधे उड़ा देता हूं। अब ए सी को पकड़ा, ठीक है, इसको कर दिया डिलीट। डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट कर, अच्छा इधर ऑप्शन, ठीक है। वैसे ही डी एफ जो उसका पेयर था, ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट हो रही है, नहीं करनी। डी एफ, इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये दोनों चले गए, ठीक है। वैसे ही आप एक और चीज़ देख रहे हो कि अच्छा ये ई एफ और एफ ई, तो ये दोनों को तो मैंने कंपोनेंट किया था, तो इनको तो हटा दो। क्यों हटा रहे, क्योंकि रेड और जो ब्लू बनाए हम लोग वो ई एफ को तोड़ के ही बनाए हैं। एक और चीज़ क्या देखने की बात है कि ये जो ई एफ है, ई डी है सॉरी, ई डी और ए बी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। बचा क्या, तो बचा एक ए डी ये वाला, एक ए डी ये वाला, एक ए डी ये वाला, तो बचा यानी कि आपके पास 3 ए डी वैक्टर, ठीक है। बाकी सब वैक्टर्स जो है एक दूसरे को समहाउ कैंसिल कर दिए। हो गया अपना काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, दिख रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आइडियल गैस टेम्परेचर टी पे कंपेयर पार्टिकल्स जो है कंपोज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास एम, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स दिया है, एवरेज वैल्यू ऑफ वी एक्स, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने कहीं देख रखा है, पढ़ रखा है, सुन रखा है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ऑफ वी एक्स जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये गलत है। अगर इस क्वेश्चन में आप इसको याद रखते हुए 0 मार्क करके आते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है। क्या करना है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी Vx की नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे मॉड्यूलस ऑफ Vx की एवरेज जो है वो पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलते हो कि भाई एवरेज ऑफ मॉड Vx कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वैसे ही आप मैक्सवेल रिलेशन जो है उसका यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला मेथड, मैं प्रेफर करता हूँ पार्टीशन फंक्शन वाला मेथड, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन वाले मेथड में उसमें आपको एक चीज़ बताई गई होगी कि अगर आपको कोई भी क्वांटिटी का एवरेज चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई ए ई रेस टू माइनस बीटा ई, ठीक है, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब 6 इंटीग्रल्स एक तरीके से होते हैं अपॉन बिना ए के यही वाला इंटीग्रल ई रेस टू माइनस बीटा ई डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे खास चीज़ क्या होगी, हमको निकालना है, अच्छा हमको ई की बात अगर हम करेंगे एनर्जी, तो जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखती है कि पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस पी जेड स्क्वायर बाई 2m। तो p के टर्म्स में हम लोग काम कर रहे हैं, बट हमको v पूछा गया है। तो vx जो होता है मॉड ऑफ vx वो एसेंशियली मॉड ऑफ px अपॉन m होता है, ठीक है। तो अगर हमको इसका एवरेज चाहिए तो एसेंशियली हमको मॉड ऑफ px बाई m का एवरेज बाई m चाहिए। ये चीज़ अपने को निकालनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। मैं ये करने वाला हूँ। कैसे करेंगे, तो भाई सारा कुछ लिख दो, फिलहाल इसको ऊपर रखो, साइड रखो, ठीक है, और काम शुरू करो। तो px का मॉड चाहिए उसका एवरेज, ठीक है। तो जब px के मॉड की बात करते हो तो आप बोलते हो कि भाई px का मॉड, यानी कि आप सीधे सीधे, अब ये जो इक्वेशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाता है, ठीक है, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाता है। पर क्योंकि आपको px के मॉड का हिसाब निकालना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, px का मॉड अगर आप यहाँ पे रखोगे
तो बाकी सारी चीज़ें देखोगे सब इवन फंक्शन हो जाएगा, इधर भी 2 निकलेगा, इधर भी 2 निकलेगा, इवन फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप क्या बोलो कि भाई 0 से मैं इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, पी एक्स को। अब 0 से इन्फिनिटी तो पी एक्स पॉजिटिव ही है, तो मॉड्यूलस पी एक्स वो अपने आप बन गया। मॉड पी एक्स क्या होता है कि वो नेगेटिव साइड में भी उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हमने सीधे 0 से इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है। ई रेस टू माइनस बीटा ई, तो बीटा ई का मतलब बाई 2m निकाल लिया, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू माइनस बीटा बाई 2m पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या चीज़ है, डी एक्स डी वाई डी जेड वगैरह वगैरह, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड वगैरह वगैरह। अब खास बात क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन के प्रोसेस में ये जो इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड है, इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, तो क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स टर्म नहीं, यहाँ पे खाली पी एक्स वाले टर्म है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसको अलग कर लो, वो वॉल्यूम बन जाएगा, वो न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो वो वाला हिस्सा कट गया, ठीक है। और चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी एक्स डी वाई डी जेड इससे तो राहत मिली। अभी क्या बचा हुआ है, पी एक्स ई रेस टू माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, डी पी एक्स इंटीग्रल। अब एक्स पी एक्स वाला टर्म इतना ही है, बाकी पी वाई वाला टर्म है ई रेस टू माइनस बीटा बाय 2m पी वाई स्क्वायर डी पी वाई, और ऐसे ही एक डी पी जेड वाला टर्म है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी पी एक्स वाले टर्म में पी एक्स जो सामने लगा हुआ है बस वही चीज़ नहीं है, ई रेस टू माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, डी पी एक्स। और फिर ये दोनों इंटीग्रल एस सच जो ऊपर थे, तो ये जो इंटीग्रल है नीचे वाला और वो जो इंटीग्रल है ऊपर वाला, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम चीज़ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, पी एक्स का मॉड पी एक्स का एवरेज निकालने के प्रोसेस में, तो क्या चीज़ बचा हमारे पास, सिर्फ बचा पी एक्स ई रेस टू माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाय 2m डी पी एक्स, ये है न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है, ई रेस टू माइनस बीटा। ये इससे आप अगर इससे डर गए तो फिर वो दिक्कत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन सब के रिजल्ट्स हमारे पास रेडीमेड रहते हैं, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब अपने पास पी एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, अब अपने पास एक रिजल्ट होता है इंटीग्रल एक्स रेस टू एन ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो चीज़ है ये किसके बराबर होती है, तो ये होता है हमारे पास, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स रेस टू एन ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो चीज़ है ये किसके बराबर होती है, तो ये होता है गामा ऑफ n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 अल्फ़ा रेस टू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर में है वही चीज़ यहाँ पे पावर में दिखेगा और बाई 2 एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे, तो जो न्यूमरेटर है यहाँ पे अब x की जगह पी एक्स है, बस और कोई अंतर नहीं है, तो x की जगह पी एक्स है, पी एक्स रेस टू पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पी एक्स रेस टू पावर 0 है, सामने 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए हम लोग इस फॉर्मूले को रख देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाई 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ, सामने क्या चीज़ है, अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब जो चीज़ यहाँ चिपकी हुई है, तो बीटा अपॉन 2m रेस टू 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 2 बाई 2 यानी कि 1, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का आंसर कैसा आएगा, तो वहाँ n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, पी एक्स रेस टू 0, 1 का मतलब पी एक्स रेस टू 0, तो उसको रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गामा ऑफ 0 प्लस 1 बाई 2 यानी कि हाफ अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा बाय 2m टू द पावर हाफ, ठीक है। अब ये बीटा बाय 2m टू द पावर 1 है, टू द पावर हाफ है, कट गया, बचा यहाँ पे हाफ, 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कि गामा ऑफ 1 1, चलो उसको लिख देते हैं,
तो ये हो गया गामा 1 अपॉन गामा हाफ इंटू बीटा बाय 2m का रूट। तो रूट बीटा बाय 2m ना, तो ऊपर 2m ले जाते हैं, रूट 2m अपॉन बीटा। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। और रूट गामा ऑफ 1 होता है फैक्टोरियल ऑफ 0 जो कि होता है 1, और गामा हाफ होता है रूट ऑफ पाई। ये याद रखना है, गामा हाफ होता है रूट ऑफ पाई, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया रूट 2m, बीटा जो होता है वो 1/kBt होता है, तो kT अपॉन ये होता है रूट पाई, तो बच गया पाई, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ओके फिर डिस्कनेक्शन इश्यूज, ओके अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, कनेक्शन इश्यूज। ये बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, पोजीशन के हिसाब से जो है सिग्नल। ओके मेरे ख्याल से अब नहीं, अभी भी लो है सिग्नल, ठीक हो गया क्या सिग्नल? आ गया, अच्छा सिग्नल आ गया, ओके ओके, अरे चला गया, आ गया, ओके ठीक है। सो अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ओके हाँ ठीक है। सो ये सिग्नल अच्छा आ गया, ओके। मुझे बोला जा रहा है जस्ट के आंसर सी में जो पिछला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसकी बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? अगर इसमें आंसर सी दिया है ऐसा कहा जा रहा है, गलत आंसर दिया गया है, अगर दिया गया है तो मैं नहीं मानता ये सी हो सकता, ये हो ही नहीं सकता सी, इसका आंसर ए ही होगा, ठीक है। अब बी डी का मैं श्योर नहीं हूँ, बी डी से वैसे फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए, ए ही होगा आंसर, ठीक है। हमेशा ही ज़ीरो होगा अगर पोटेंशियल आपका जो है सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, पोटेंशियल अगर सिमेट्रिक नहीं है, नहीं पोटेंशियल सिमेट्रिक नहीं है तब भी ज़ीरो ही होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम किसी भी केस में। मिक्स्ड स्टेट में क्या होगा, मिक्स्ड स्टेट में क्या नॉन ज़ीरो हो सकता है, ये सोचने की बात है, क्या मिक्स्ड स्टेट में नॉन ज़ीरो हो सकता है? तो वो डीजेनरेसी पे डिपेंडेंसी वगैरह में भी आ सकती है, बट सी आंसर इसका नहीं हो सकता। मतलब ए तो है ही, सिमेट्री पे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, पोजीशन का डिपेंड करता है, मोमेंटम का नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके सो मैंने पार्टीशन फंक्शन मेथड से सॉल्व किया, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसका ऑप्शन देख रहे हो आप, 2m kT बाय पाई, ये हमारे पास आ गया किस चीज़ का, px का एवरेज। तो अब इसी को अगर m से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक m से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला m यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर है हमारे पास की में जो दिया है, d दिया है, c दिया है, क्या चीज़ है ये 2/पाई वाला, हाँ तो ये d आंसर ये हमारे पास आ जाएगा इस केस का, ठीक है। ओके और क्या कमेंट है, टॉप 50 में आने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा इस साल? इस साल जो कट ऑफ है ये जाएगा, इस साल का कट ऑफ तुम्हारा मतलब इस साल ठीक लेवल का पेपर था, टफ लेवल का पेपर नहीं था, तो तुम्हारा कट ऑफ ठीक रेंज में जाएगा, ठीक है। और 30 में जाना चाहिए, 30 के आसपास कट ऑफ, और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जैसे जाएगा, फिर वो टॉप 50 में लाना है तो आपको 50 के लिए 50 वगैरह लेकर आओ, 40 प्लस या 50 के रेंज में,
तो आपका 50 के अंदर रैंक आ सकता है, उससे ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, 50 प्लस ही लाना पड़ेगा। ठीक, ओके। हाँ, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देख के हो सकता है स्टूडेंट छोड़ दे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? मैथमेटिकल फिजिक्स का है। ठीक है, मेरे को मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं आती, पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? ब्रूट फोर्स मेथड से। ऐसे एक और क्वेश्चन ऐसे ही आया है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है अपने को, सीरीज का वैल्यू निकालनी है। सीरीज कहाँ से जा रहा है? एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो एन की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, तो एसेंशियली इस चीज़ का मतलब क्या है? सिग्मा ऑफ दिस थिंग का, तो इसका मतलब है आपके पास 1 स्क्वायर अपॉन 2^1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2^2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2^3 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2^4 प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 2^5 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, अब मैंने इतने टर्म्स क्यों लिखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो, अब इसको ब्रूट फोर्स कैलकुलेट करो। आपके पास 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में पाई स्क्वायर बाय 6, इसका क्या मतलब है? पाई स्क्वायर बाय 6, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 या 10 मान लो, 10/6, तो ये लगभग हो गया कितना? 10/6 की बात करोगे तो ये वैल्यू जो है ये 1.4 के लगभग है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? 1.4, हाफ, 3, 6, ये 4 ऑप्शन है। देखते हैं इसमें से क्या किस में फिट होता है। तो पहला आप देख रहे हो, पहला क्या हो जाएगा? पहला टर्म ये हो गया हाफ, 1/2। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, तीसरा टर्म 9/8, चौथा टर्म 4 4 16/16 यानी कि 1। ठीक है, पांचवा टर्म 25/32 प्लस डैश डैश डैश। अब डिनोमिनेटर में 64 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जो 4-5 टर्म्स मैंने लिखे हैं, इसमें क्या मिल रहा है मेरे को? तो 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है, और एक 9/8 यानी 1 से बड़ी चीज। तो 1 + 1 + 1, 3 से बड़ा वैल्यू तो यहीं पे आ गया इन 3 टर्म्स में। उसके बाद एक हाफ और उसके बाद ये चीजें और सारी चीजें ऐड होनी है। तो 3 से तो बड़ा ही ऑप्शन सही होना है, यानी कि ऑप्शन डी सही होना है। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, ना मेरे को मेथड पता है, मैंने बता दिया कि भाई ऐसा सीरीज आप अपने तरफ से ऐसे ट्राई करोगे, 1 मिनट में आपका आंसर आना है, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, डी। ओके, बाउंड एनर्जी अगेंस्ट चूजन टू बी रियल वेव फंक्शंस का 0 एक्सपेक्टेशन होता है, कैन बी चोजन टू बी रियल। और रियल वेव फंक्शंस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है, बट क्या बाउंड स्टेट्स जो होते हैं क्या वो रियल होने को मजबूर है किसी तरीके से? तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अगर वो रियल ना हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपकी आ सकती है नॉन ज़ीरो। ठीक है, आइगन स्टेट्स अगर कॉम्प्लेक्स हो तो, अदरवाइज जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। और कॉम्प्लेक्स में भी खैर वो ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा। ओके, एक क्वेश्चन L क्रॉस L सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिसने पहले सॉल्व कर रखा है या ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है उससे ही सॉल्व होगा, जिसने नहीं कर रखा है उससे सॉल्व शायद ना हो। ठीक है, तो L क्रॉस L ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है आपके पास, अब जैसे आप L क्रॉस L देख रहे हो, जैसे आपको एक चीज़ पता है कि भाई A क्रॉस A जो होता है ये चीज़ होता है 0, ऐसा आप सोच के अगर आप 0 मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं I J K। ठीक है, यहाँ पे LX LY LZ, यहाँ पे फिर से LX LY LZ, और ये ऑपरेटर्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक दूसरे से माइनस होके। तो चलो इसको देखते हैं क्या बनेगा। तो L क्रॉस L निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास I के साथ क्या होगा? तो आप बोलोगे LY LZ माइनस LZ LY, तो I के साथ जो होगा ये हो जाएगा आपके पास LY LZ माइनस LZ LY। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में बोलते हैं कि ये चीज़ 0 हो जाएगा, LY LZ LZ LY मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि LY LZ LZ LY के बराबर हो। ठीक है, और वो नहीं होता। ठीक है, वैसे ही J के साथ कुछ आएगा। ठीक है,
वैसे ही के के साथ कुछ आएगा, ठीक है। अब कुछ मैंने लिख दिया है, मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई के साथ जो चीज़ है एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, ये क्या चीज़ है, ये कॉम्यूटेटर है। किस चीज़ का कॉम्यूटेटर है, एल वाई कॉमा एल जेड, ये कॉम्यूटेटर है, ठीक है। वैसे ही जे कैप के साथ क्या आ जाएगा, जे कैप के साथ कॉम्यूटेटर आ जाएगा एल वाई जेड जेड एक्स एल जेड और एल एक्स, ठीक है। और वैसे ही के कैप के साथ। अब ये जो कॉम्यूटेटर होता है, अगर आपको याद है तो एल एक्स एल वाई का कॉम्यूटेटर होता है आई एच कट एल जेड के बराबर, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ है एल वाई एल जेड, ये आई एच कट एल एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई एच कट, तीनों में वही कॉम्यूटेटर है तो आई एच कट कॉमन निकल गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे बचा एल वाई एल जेड का एल एक्स आई कैप, तो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ठीक है। ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, सिंपली ऐसा काम करना है। अब ये एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ये क्या चीज़ है, यही चीज़ तो एल वेक्टर है, ठीक है। आंसर आ गया आपका, कौन सा आंसर है, तो यहाँ पे बी दिख रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन ये था, बट अगर आपने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया है तो आप ऑन द स्पॉट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या कर ले तो बहुत अच्छी बात है वो तो आपके ऊपर परसेंट डिपेंड करता है। ये इजी क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इजी, ये जो थर्मो के कई क्वेश्चंस बहुत इजी दिए हैं। तो कंसिडर अ सिस्टम कंटेनिंग नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स विथ एनर्जी सो एंड सो और टेम्परेचर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग पार्टिकल एट अ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल्स है, एक एनर्जी लेवल है हमारे पास 2E दिया हुआ है, 2E, एक में E और एक में 0, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड एनर्जीज है, नहीं भी होते तो इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या पूछा गया, पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो वही प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वही पहले तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी स्टेट में फाइंड करने का, तो ई रेज टू माइनस बीटा ई उस स्टेट का अपॉन जेड, ठीक है। जेड क्या है, पार्टीशन फंक्शन, तो पार्टीशन फंक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ई रेज टू माइनस बीटा ई के कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि ई रेज टू माइनस बीटा इंटू 0 एक एनर्जी लेवल हो गया, प्लस ई रेज टू माइनस बीटा इंटू एप्साइलन, एप्साइलन दूसरे एनर्जी हो गया, प्लस ई रेज टू माइनस 2 बीटा एप्साइलन, 2 एप्साइलन एनर्जी था, ठीक है। ये जेड हो गया हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम लोग को, अच्छा ई इक्वल्स टू 0 वाला सिचुएशन का एट टेम्परेचर इन्फिनिटी, तो भाई पहले प्रोबेबिलिटी लिख तो देते हैं, ई रेज टू माइनस बीटा 0, क्योंकि हमको पूछा गया है किसका, ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लिख दिया यहाँ पे अपॉन जेड, जेड क्या चीज़ है, तो इसको लिख देते हैं 1 ई रेज टू माइनस बीटा 0 1 हो गया, ठीक, प्लस ई रेज टू माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक, प्लस ई रेज टू माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का रिलेशन आ गया ग्राउंड स्टेट का एट एनी टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो तो बीटा होता है 1/kBT, तो बीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बीटा की वैल्यू सब जगह 0 रख दो, तो न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी एक 0 था, बीटा से फर्क नहीं पड़ता था, तो न्यूमरेटर तो 1 ही आना था। नीचे क्या बोलोगे, ये 1 था, प्लस ई रेज टू माइनस 0, ई रेज टू 0 फिर से 1 प्लस 1, तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपका 1/3, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन सी, टिक करके आ जाना। बहुत सिंपल सिचुएशन है। क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का कुछ ऐसा रिलेशन होता है, ये चीज़ पता है तो बाकी सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। सो कनेक्ट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इलेक्ट्रॉनिक्स का ओपैम्प वाला। ओपैम्प वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं,
ओपैम्प में आपको बस देखना होता है कि नेगेटिव फीडबैक है कि नहीं। यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है, बस खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में सोचना पड़ता है, तो नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, वर्चुअल शॉर्टिंग वगैरह की बात करते हैं, तो वर्चुअल शॉर्टिंग की मदद से आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल है प्लस में, वही पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल हो गया 0, ठीक है। अब पहले ओपैम्प में आर के अक्रॉस वोल्टेज कितना कम हुआ, तो आर के अक्रॉस वोल्टेज रिड्यूस हुआ बाय V1, ठीक है। तो और आर आगे जाएंगे तो वोल्टेज हो जाएगा यहां पे माइनस ऑफ V1 इस पॉइंट पे, ठीक है। बस यही फंडा लगाना होता है। अब पिछले ओपैम्प को भूल जाओ, अब हमारा जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है उसमें हम लोग को इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। माइनस V1 यहाँ पे पहुँच गया, V1 0 माइनस V1, ठीक है, क्योंकि R इक्वल है। R कुछ और होता, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R होता तो माइनस 2V1 हो जाता, बट वो नहीं है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, V2 है, माइनस V1 है, R एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर, क्योंकि ये मल्टीपल वीज आ गया, अगर सिंगल वी होता तो हम लोग मेथड पीछे लगा ही चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन है, यहाँ माइनस V1, यहाँ पे प्लस V2। अच्छा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ फिर वर्चुअल शॉर्टिंग होगा, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल है वो 0 हो गया। माइनस V1 और 0, तो जो करंट फ्लो होगा इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं फिलहाल, वो करंट I1 कह देते हैं और इस करंट को I2 कह देते हैं। तो I1 जो है ये हो जाएगा माइनस V1 अपॉन R, ठीक है। V1 नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो सब बात की बात है। हम लोग फिलहाल ये डायरेक्शन मानते हुए V1 V2 को लिख रहे हैं। I2 हो गया हमारे पास V2 अपॉन R, ठीक है। अब ये I1 इधर से जा रहा है, I2 इधर से जा रहा है, तो इधर से क्या जाएगा, इधर से I1 प्लस I2 जाएगा, ठीक है। ये 0 था, 0 से ड्रॉप होके कुछ नेगेटिव बनने वाला है। कितना नेगेटिव बनने वाला है, तो 0 माइनस IR, ये जो पोटेंशियल है VO, ये चीज जो है ये हो जाएगा 0 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, ठीक है। I1 प्लस I2 इंटू R सारा कुछ रख देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, V0 जो आ गया हमारे पास वो आ गया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस V1 माइनस V2 के बराबर आ गया, R कैंसिल हो गया, ठीक है। अब V1 V2 की वैल्यू उधर गिवन है, V1 की वैल्यू कितनी है, -10, और V2 की वैल्यू कितनी है, -30, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो -10 माइनस ऑफ -30, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया +20 के बराबर V आउटपुट। क्लिक टिक कर दो तुरंत, C हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अ फ्लैट सोप फिल्म हैज थिकनेस इतना, वाइट लाइट हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज सो एंड सो is incident normally on the film. If the refractive index of the soap इतना है, what will be the dominant color of the reflected light, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक सोप फिल्म है, तो सोप फिल्म बना देते हैं। तो ये है सोप फिल्म जिसका थिकनेस हमको गिवन है सो एंड सो नैनोमीटर्स, ठीक है। और इस सोप फिल्म में ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है। अब ये जो ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है, अब ये यहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा, जो ऊपर वाला सरफेस है और नीचे वाला सरफेस है वहां से भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। दो रिफ्लेक्शंस है, ठीक है। अब यहां पे दो अलग अलग रिफ्लेक्शंस है। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है कि चलो ठीक है, पहले तो भी बनाते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से आ गया, और एक रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आ गया यहाँ से, ठीक है। और ये दोनों रेज जो है ये पड़ रही है हमारी आंखों पे, ठीक है।
अब मैंने टेढ़ा बनाया है, एंगल वगैरह वो फ़र्क पड़ता है, बट इसको हम लोग 90 डिग्री एसेंशियली लेते हुए चलेंगे, सीधे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला सिचुएशन है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, अगर अब यहाँ पे जो वेवलेंस है वो अलग अलग वेवलेंस जो है रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, रेड लाइट भी आ रहा है, वॉयलेट लाइट भी आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट हो सकता है किसी का, अगर मेरे को कोई लाइट ब्राइट ही दिख रही है तो ब्राइट इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो है, ये दोनों लाइट, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, तब मेरे को ब्राइट दिखाई देगा, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव करेंगे तो वो कलर मेरे को नहीं दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा वेवलेंथ है जिसके लिए ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा इस सिचुएशन में, ताकि मेरे को वो ब्राइट दिखाई दे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दो अलग अलग रिफ्लेक्शन है, तो एक रिफ्लेक्शन है रेयरर से डेंसर मीडियम, ये जो है ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये वैक्यूम है, सोप डेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें एक पाई का फेज डिफरेंस और आ जाता है, वो सब ध्यान रखना। चलो ठीक है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फेज डिफरेंस पता लगाना है, और फेज डिफरेंस जो है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 0, 2 पाई एंड सो ऑन, यानी कि 2n पाई के बराबर फेज डिफरेंस होना चाहिए ये दोनों लाइट में, तब चलेगा, ठीक है। अब दोनों लाइट में 2n पाई का फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस पता लगाने के लिए क्या चाहिए हमको, पाथ डिफरेंस की मदद से फेज डिफरेंस पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2n पाई का फेज डिफरेंस तो चाहिए, बट एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे इस एंड पे, तो रेयरर से डेंसर मीडियम वाले रिफ्लेक्शन में एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस क्रिएट होता है पाई का, ठीक है। तो एसेंशियली मेरे को क्या चाहिए कि ये जो फेज डिफरेंस आया है वो 2n पाई का हो, अगर वैसी बात मैं कर रहा हूं, उसके अलावा एक पाई का और फेज डिफरेंस चाहिए, क्योंकि पाई का डिफरेंस इस रिफ्लेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो एसेंशियली मेरे को 2n+1 पाई का फेज डिफरेंस चाहिए, ठीक है। अब इस डिफरेंस के लिए मेरे को पाथ डिफरेंस की मदद से मैं ये फेज डिफरेंस पता लगा सकता हूं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। वेव्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, वेवलेंथ की बात करेंगे तो जो भी वेवलेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में वो वेवलेंथ जो होते हैं। अच्छा, पाथ डिफरेंस की चाहिए। पाथ डिफरेंस क्या चीज़ है, तो पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो वो क्या चीज़ है, वो यहाँ जो दोनों रेज है उनमें कौन ज़्यादा चला, जैसे इसकी बात कर रहे हो, ये रे यहीं से मुड़ गया और ये ऐसा घूम कर आया है, तो दोनों के बीच में ये जो 1, 2, ये जो एक्स्ट्रा चलना हुआ है दूसरे रे का, यही चीज़ पाथ डिफरेंस है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, तो इसका जो थिकनेस है उसके डबल के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ टी के बराबर ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है। और वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ जो वैक्यूम में होता है वो वेवलेंथ हम लोग यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये जो जहाँ पे जिस मीडियम में ये एक्स्ट्रा पाथ कवर हो रहा है, तो वहाँ पे लैम्डा नहीं दिख रहा, वहाँ पे जो उसका वेवलेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वेवलेंथ कम हो जाता है, ऐसा आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे वैक्यूम में जो वेव है वो जैसे ही ग्लास में जाता है तो वो जो वेवलेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वैसा कुछ हम लोग करने वाले हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया और ये हमारे पास एक रिलेशन है, दोनों को मिलकर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या पूछा गया हमसे कि कौन सा लैम्डा जो है उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो लैम्डा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला है, बाकी सब चीज़ें अपने को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे। तो लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स हो गया हमारे पास 2t, और n ऊपर आ गया, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपॉन क्या चीज़ बचा, अपॉन डेल्टा फाई, ये हमारे पास है, ठीक है।
इस चीज़ को अपने को सॉल्व करना है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 2 × T। थिकनेस क्या है सोप फिल्म का, तो दिया हुआ है सोप फिल्म थिकनेस 510 नैनोमीटर्स। ठीक है, ईटा क्या चीज़ है, ईटा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई क्या चीज़ है यहाँ पे, डेल्टा फाई हम लोगों ने बोला 2n+1 पाई चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं इसको 2n+1 मतलब ये 1 पाई हो सकता है या 3 पाई हो सकता है या 5 पाई हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो नीचे फिलहाल हम लोग 2n+1 पाई रहने देते हैं, फिलहाल उसको हम लोग हैंडल करेंगे बाद में। न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूमरेटर क्या बोल रहा है हमको, 4 पाई इंटू 1.33, यानी कि 1.33 इंटू 4 क्या होता है 4/, अच्छा ये हो गया 4/3, 4/3, 3 कैंसिल हो गया मान लेते हैं, तो 16 इंटू 510, 16 इंटू 510, तो ऊपर न्यूमरेटर जो आ गया ये आ गया हमारे पास 16 इंटू 510, यानी कि कितना हो गया ये, अच्छा नीचे भी तो एक पाई है, पाई तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, सॉरी पाई को कैंसिल कर देते हैं, तो नीचे जो आएगा एक कोई ऑड नंबर आएगा, ऊपर बचा क्या 4, 16 इंटू 510 अपॉन 3 इंटू ये 2n+1 वाला चीज़ रखा हुआ है ब्रैकेट में। ठीक है, और 16 इंटू 510, 51 डिवाइड होता है क्या 3 से, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा 51 कितना 3 1s और 7 0। ठीक है, तो 170 इंटू 16 ये कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। 16 इंटू 17, ठीक है, तो ये हो गया 42 10, ठीक है, और फिर 17, तो ये हो गया 272, तो 2720 अपॉन सम ऑड नंबर। अब 2720 बाय 1, 2720 बाय 3, 2720 बाय 5 अलग अलग चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो 2720 बाय 1 ये तो हमारे रेंज, अब हमको क्या चाहिए इस रेंज में एक वेवलेंथ चाहिए और उसको डिवाइड करना है 1, 3, 5, 7 वगैरह से, तो कोई एक ये यहाँ पे इस रेंज वाला वेवलेंथ हमको मिलेगा। ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो बाय 1 से डिवाइड करेंगे तो बाहर चला गया, बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो भी अब 1360 टाइप का आएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड कर, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से तो कर ही नहीं सकते, 1 के बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो शायद आ जाएगा 918, इस टाइप का रेंज आ रहा है। तो 900 हमारे पास है क्या, नहीं 900 तो है ही नहीं अपने पास। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो जैसे आप 2700 देख रहे हैं तो 500 समथिंग नैनोमीटर्स टाइप का आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे 2720 बाय 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 25 और फिर 52, यानी कि 5, ओके सॉरी 5 5 25 और फिर 22, 5 4 20, ठीक है, फिर 2, ये हो गया 544 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब ये 544 नैनोमीटर्स का जो वेवलेंथ है इसमें हमको चीज़ ब्राइट दिखाई देगी। अब ये 544 नैनोमीटर्स किधर है, ठीक है, तो आप बोलोगे 390 to 700 नैनोमीटर्स की बात हो रही है। जो शॉर्ट वेवलेंथ है, ये शॉर्ट वेवलेंथ जो है ये करेस्पॉन्ड करेगा किसको, वायलेट को, और जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो करेस्पॉन्ड करेगा रेड को। तो इन दोनों के कुछ बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे ना वायलेट की बात हो रही है, वायलेट की बात करते तो 390 के आसपास होता, अगर आप रेड की बात करते तो 700 के आसपास होता। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे वो दोनों के बीच का आंसर आ जाएगा, विबग्योर होता है ना, तो
जो ग्रीन है वो आपका आंसर आ जाएगा। वाइट तो आएगा ही नहीं, वाइट तो जो है वो तो मिक्सचर होता है, उसका तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वो ऑप्शन देख के ही आपको पता था कि सही नहीं होगा, ठीक है। तो अनलेस मेरे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, जो सही आंसर है वो है ग्रीन, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉजिट्रोनियम का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है, क्या सोच के एग्जामिनर ने दे दिया ये क्वेश्चन, मतलब शर्म नहीं आती है इनको कि सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिट्रोनियम की बात करते हैं। तो पॉजिट्रोनियम वर्सेस हाइड्रोजन, उनमें कुछ अंतर होता है। तो जैसे हाइड्रोजन होता है उसमें सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है सुपर हैवी, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है हल्का फुल्का। पॉजिट्रोनियम में क्या होता है कि भाई सेंटर पे एक पॉजिट्रॉन होता है हल्का फुल्का, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दोनों में ये अंतर है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। अब जब हम इसका हिसाब लगाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस वगैरह की बात करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो रोटेट कर ही नहीं रहा, वो अपनी जगह पे है। जबकि पॉजिट्रोनियम और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इक्विवेलेंट होता है, तो दोनों आपस में घूमेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ लॉजिक आप लगा सकते हो, ठीक है। सो वो लॉजिक लगाने से अच्छा ज़्यादा तरीका क्या होता है कि जब भी हम एक सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम, उसमें क्या करते हैं, एक बॉडी को रेस्ट पे मानते हैं, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोगों ने, एक केस में न्यूक्लियस, एक केस में पॉजिट्रोनियम, इसको रेस्ट पे मान लिया, ठीक है। और दूसरे पार्टिकल की बारे में बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मास जो था वो m नहीं है, तुम्हारा मास अब एक रिड्यूस्ड मास म्यू के बराबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास की बात करेंगे। जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में जब रिड्यूस्ड मास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या मास का बताना है हाइड्रोजन एटम में, तो बोलते हैं कि भाई मास, दोनों मासेस, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का वर्सेस, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से 2000 टाइम्स छोटा होता है लगभग, तो इसको आप निगलेक्ट कर दो यहाँ पे mp के सामने, और mp कैंसिल हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिड्यूस्ड मास आता है वो me के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मास के बराबर आता है। आपको प्रोटॉन के या न्यूक्लियस के मास की चिंता करने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती। अब जब यहाँ की बात करेंगे पॉजिट्रोनियम की, यहाँ पे जो बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास म्यू पॉजिट्रोनियम, इस केस में आप बोलोगे मास ऑफ पॉजिट्रोनियम डालना है हमको। पॉजिट्रोनियम का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक मास के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे me इंटू me अपॉन me प्लस me। तो जो निगलेक्ट करने वाला हिस्सा था वो यहाँ से नहीं मिला, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास me/2, ठीक है। अब हमारे पास, अब हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अब हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें रिवॉल्यूशन वाला जो पार्टिकल है उसका जो मास है वो मास me/2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से आधे मास का पार्टिकल जो है वो घूम रहा है। तो एनर्जीज पे क्या फर्क पड़ेगा ऐसा हमको सोचना है, ठीक है। तो अब एनर्जीज पे क्या या किस पे पूछा गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा गया, पॉजिट्रोनियम जो है फलाना फलाना, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ पॉजिट्रोनियम इज एक्सपेक्टेड टू बी, एनर्जी डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो एनर्जी की जब बात करेंगे तो पहले एनर्जी कितना होता है वो तो निकाले। तो एनर्जी हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वो होता है कि z वगैरह छोड़ दो यहाँ पे क्योंकि z1 है, कि E² अपॉन 2r इस फॉर्म में होता है, ठीक है। रेडियस मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब रेडियस निकालने के लिए k वगैरह ये सारी नोन क्वांटिटीज़ है। रेडियस कैसे निकालोगे, तो रेडियस बोर मॉडल यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो जो कैलकुलेशंस देता है वो फिट होता है। तो L इक्वल्स टू जो होता है, आप बोलते हो कि भाई फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, तो NH कट के बराबर L की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके हिसाब से आप देखोगे, ओके डिस्कनेक्ट हो गया फिर से, ओके रिकनेक्ट हो गया, ठीक है। सो हाँ, L इक्वल्स टू NH कट,
इसको फॉलो करते हुए मैं निकालता हूँ। आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को याद नहीं रहता, ठीक है। तो अब दो केसेस है, एक में चलो ठीक है, पहले एल के टर्म्स में, एन के टर्म्स में हम लोग एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू जो होगी एन एच कट, जो कि और एल का क्लासिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास एम इंटू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। इसकी मदद से, और फोर्स का हमारे पास एक रिलेशन होता है, फोर्स होता है हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये चीज़ जो है के Q1 Q2 यानी कि ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से घुमा फिरा के हमको कंपेयर करके यहाँ पे एम वी आर, सॉरी एम ओमेगा आर मैंने लिख दिया, एम वी आर, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ से l बाय एम आर रख दोगे तो कुछ कुछ करके आपको v बाय एम आर रख दोगे, अच्छा l की वैल्यू, ठीक है, सॉरी v की वैल्यू l बाय एम आर रख दोगे तो यहाँ पे r क्यूब का रिलेशन आ जाएगा। तो जो r है वो मास से यहाँ पे r क्यूब आ गया, ओके चलो मैं रख देता हूँ, v की जगह रख दिया l बाय एम आर, ठीक है। तो m l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर आर क्यूब इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ कटा, ये चीज़ कट गया, आर स्क्वायर और आर क्यूब का एक आर बच गया, तो एक आर बच गया, या वैसे ही एम का एक 2 कट गया, एक एम कट गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो जो आर है वो हमको मिला समथिंग अपॉन एम, सम कांस्टेंट अपॉन एम, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, और उसको यहाँ पे रख दूंगा मैं एनर्जी के टर्म्स में। तो एनर्जी के टर्म्स में, अच्छा एन भी तो रिजर्व करना है क्या, एल में हमारा एन छुपा हुआ है, तो आर जो है हमारा अल्फा एल स्क्वायर अपॉन एम, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो एल में एन छुपा हुआ है, एन एच कट, ठीक है। तो अल्फा एन स्क्वायर अपॉन एम, तो जो एनर्जी आया हमारे पास आर की वैल्यू में ऐसा पुट कर दूंगा तो ये हमारे पास आ गया सम कांस्टेंट, आर जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम की जगह हम लोग म्यू बिठाएंगे, ठीक है। और एन स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी का रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेट। अब क्या पूछा गया है, पूछा गया भाई एनर्जी डिफरेंस बताओ हाइड्रोजन के केस में और पॉजिट्रोनियम के केस में। तो पूछा गया कि भैया जो एनर्जी डिफरेंस है वो 4 टाइम्स होगा, ट्वाइस होगा, हाफ होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो एनर्जी का जो एनर्जी एंड पे डिपेंडेंट है, वो फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें। मेन डिफरेंस जो आ रहा है ये दोनों केस में, वो मास का डिफरेंस आ रहा है, म्यू का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो म्यू से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पॉजिट्रोनियम के केस में जो एनर्जी होगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आपको म्यू से दिख रहा है। पॉजिट्रोनियम का जो म्यू है वो हाफ है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिट्रोनियम की जो एनर्जी होगी या एनर्जी डिफरेंसेस होंगे वो सारे ही म्यू से प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि हाफ हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वैसे यूजुअली ये चीज़ों को याद रखा जाता है लोगों द्वारा, अब मैं याद रखने वाला काम करता नहीं हूँ, तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ, और ये क्विक काम है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने में भले मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, ये लंबा काम नहीं है, ओके। अ 1 डायमेंशनल बॉक्स कंसिस्ट ऑफ, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। A 1D box contains 3 identical particles in ground state of the system. Find the ratio of total energies of those particles if they were spin-off fermions or bosons. ठीक है, 3 पार्टिकल है, एक बार फर्मियन मान लो, एक बार बोसॉन मान लो, ठीक है, और उनको लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो पोटेंशियल एना वेल मान लो या जो भी मान लो, ठीक है। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। अगर फर्मियन है तो फर्मियन क्या बोलते हैं कि भाई एक स्टेट में जो है एक अप स्पिन बैठ जाएगा, एक डाउन स्पिन बैठ जाएगा, जगह खत्म। अब उसके बाद हमको दूसरा स्टेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्मियोनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ये वाला जो सिचुएशन है बोसोनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें बोलते हो आ जाओ भाई, मतलब स्पिन वाली बात उसमें करते ही नहीं, तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब एक साथ है, ठीक है। स्पिन से फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि स्पिन उसमें होता है बट रिलेवेंट नहीं है इस केस में। अब आप क्या कह रहे हो कि भाई ये जो सिचुएशन है इसमें 3 पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हैं, इनकी टोटल एनर्जी बता दो। तो एक की एनर्जी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको गिवन है 1D बॉक्स,
यानी कि पोटेंशियल इन अ वेल वाला सिचुएशन। तो वहाँ पे आप सिंगल पार्टिकल की एनर्जी की बात करो nth स्टेट में, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एस्कट स्क्वायर अपॉन 2ma², ठीक है। तो एन स्क्वायर अल्फा कह देते हैं, एन स्क्वायर, हाँ चलो एन स्क्वायर अल्फा कह देते हैं, समथिंग समथिंग। ये इस केस में पार्टिकल इन अ बॉक्स केस में एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो अगर इस सिस्टम की बात करूंगा तो फर्मियोनिक केस में जो टोटल एनर्जी आएगी, पहला पार्टिकल की बात करो उसकी एनर्जी कितनी है, एन की वैल्यू उसके लिए ये n इक्वल्स टू 1 स्टेट है, ये n इक्वल्स टू 2 स्टेट है ये वाला, और यहाँ पे तो n इक्वल्स टू 1 स्टेट में ही तीनों बैठ गए। तो फर्मियोनिक केस के बारे में बात करूंगा तो आप बोलोगे एक बार n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर अल्फा एक पार्टिकल का हो गया, दूसरे पार्टिकल का फिर से n1 है तो प्लस 1 स्क्वायर अल्फा, तीसरे पार्टिकल का n2 है तो प्लस 2 स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 6 अल्फा के बराबर। और वैसे ही बोसोनिक स्टेट की बात करोगे तो बोसोनिक सिचुएशन में कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पे भी तीनों बैठे हुए हैं, तो 3 टाइम्स आप कह दोगे 1 स्क्वायर अल्फा, यानी कि 3 अल्फा के बराबर हो गया। दोनों का रेशियो पूछा है, या रेशियो आ जाएगा फर्मियन बाय बोसोनिक एनर्जी, ये आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है, हो गया काम खत्म। बहुत छोटा क्वेश्चन था वो, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन आ गया फिर से, मोनोक्रोमैटिक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट सो एंड सो, ठीक है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बायफ्रिंजेंट कैल्साइट क्रिस्टल, वेवलेंथ ऑफ वेव इज, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल इस डायरेक्शन में इतना इतना दिया हुआ है, एक्स वाई डायरेक्शन में अलग अलग है, ठीक है, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल इतना गिवन है, व्हाट विल बी द पोलराइजेशन ऑफ लाइट इमर्जेंट फ्रॉम द क्रिस्टल, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई लीनियरली पोलराइज्ड होगा, और फिर सर्कुलरली पोलराइज, इलेप्टिकली पोलराइज, लीनियरली पोलराइज, किसी और डायरेक्शन में, अगर अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे लीनियर पोलराइज कैसा पोलराइजेशन होगा, तो जैसे वो किस चीज़ पे डिपेंड करने वाला है कि ये जो x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है, ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड तो चलो सेम दिख रहा है, एम्पलीट्यूड अलग होता तो आप शुरू से बोल देते कि इलेप्टिकली पोलराइज्ड हो सकता है या कोई और पोलराइज हो सकता है, ठीक, बट यहाँ पे एंगल जो है मतलब क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो देखने की बात है। अगर फेज डिफरेंस हुआ π/2 का या 3π/2 का तो फिर आप बोलोगे कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हमको मिलेगा, ठीक है। आफ्टर जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो लाइट है, ये लाइट जो है ये इधर जा रही है, इसने ये कैल्साइट क्रिस्टल को पास किया, ठीक है, और कैल्साइट क्रिस्टल को पास करके निकला। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, इसमें x डायरेक्शन में जो वेव था और जो y डायरेक्शन में वेव है, ठीक है, दोनों जगह में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो दोनों का जो वेवलेंथ है उसका कंप्रेशन अलग अलग था, तो x डायरेक्शन में जो है बहुत कंप्रेस हो गया मान लो, ठीक है, और y डायरेक्शन में उतना कंप्रेस नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, और फिर उसके कारण कुछ फेज डिफरेंस आएगा, उस फेज डिफरेंस के कारण पोलराइजेशन होगा। तो आपको ये बात पता है कि अगर फेज डिफरेंस 0 हुआ, 2π हुआ वगैरह वगैरह, तो उस केस में आपको लीनियरली पोलराइज्ड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर π/2 हुआ, 3π/2 हुआ, सॉरी हाँ 3π/2 एंड सो ऑन, तो उस केस में सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होगा। और इनमें से किसी के बीच में हुआ, मतलब 0 से π/2 या समथिंग एल्स, मतलब ये स्पेसिफिक वैल्यूज अगर नहीं आई तो उस केस में आप बोलते हो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि ये जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो x डायरेक्शन की बात करते हैं, x डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ तो चलो वेवलेंथ है, x डायरेक्शन वेवलेंथ गिवन है ना, वेवलेंथ इज गिवन टू बी 590, ठीक है। तो जैसे ये वेवलेंथ जो है ये क्रिस्टल में गया तो क्रिस्टल में जाके ये वेवलेंथ जो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें फेज कितना सफ़र हुआ, तो उसको पता लगाने के लिए आप बोलते हैं 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। तो पहले x डायरेक्शन में ये फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा फाई x, ठीक है, x डायरेक्शन में फेज डिफरेंस कितना आया, तो शुरू में सेम फेज पे था x तो 2π/λ इंटू x डायरेक्शन में पाथ डिफरेंस, तो x डायरेक्शन में पाथ डिफरेंस क्या था,
तो पाथ डिफरेंस तो उसके बराबर है। कैल्साइट का जो विड्थ है कितना दिया है, कैल्साइट का विड्थ गिवन है 434, इसको मैं फिलहाल टी लिख देता हूँ, ठीक है। और वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ जो था ओरिजिनल वेवलेंथ नहीं रहा, कंप्रेस हो गया। तो एक्स डायरेक्शन में जो कंप्रेस्ड वेवलेंथ है वो लैम्डा बाय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्स डायरेक्शन में उसके बराबर होगा, ठीक है। वैसे ही डेल्टा फाई वाई ये जो है ये किसके बराबर होगा, तो सेम सारा कुछ लिख देते हैं, 2 पाई टी अपॉन लैम्डा बाय ईटा ऑफ वाई हो गया, ठीक है। वाई डायरेक्शन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होगा। दोनों फेज डिफरेंस, जो दोनों फेज नए आए हैं उन दोनों में जो डिफरेंस है उसको कंपेयर करना है हम लोग को, यानी कि हम लोग को क्या चाहिए, हमको चाहिए डेल्टा फाई एक्स माइनस डेल्टा फाई वाई। ये जो चीज़ है ये चीज़ इन तीनों में कौन सी कैटेगरी में आती है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। 2 पाई टी लैम्डा वगैरह सारा कुछ रखना है। टी कितना है हमारे पास, टी हमारे पास 434 है, लैम्डा हमारे पास 590 है। तो डेल्टा फाई निकालने के लिए ये दोनों का जो डिफरेंस है उसमें खाली nx और ny माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ईटा x माइनस ईटा y इंटू 2 पाई टी 434 हो गया अपॉन n आपके पास हो गया 590, ठीक है। मैं शायद इसके सामने आ गया हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये सेम चीज़ मैंने लिखा है। मैंने क्या कहा भाई, ये चीज़ चाहिए अपने को, जो डेल्टा फाई एक्स है उसमें nx ऊपर आ जा रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है। और वैसे y के केस में ny ऊपर आ जा रहा है, बाकी सारा सेम है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो nx माइनस ny इंटू बाकी सारी चीज़ 2 पाई टी बाई लेमडा, वो चीज़ हमने एज सच यहाँ पे रख दी है, ठीक है। यही चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो हमको चाहिए डेल्टा फाई इक्वल्स टू nx माइनस ny, तो nx माइनस ny यहाँ की 1.66 माइनस 1.49, 1.66 माइनस 1.49, ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई इंटू 434 था अपॉन 590, ठीक है। और ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा पाई बाय 4 टाइप की चीज़, एग्जैक्टली वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है पाई बाय 4 ये किस कैटेगरी में आती है, तो क्या ये 0 और 2 पाई वगैरह में आ रही है, नहीं। क्या ये पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 वगैरह में आ रही है, नहीं। ये आ रहा है इलिप्टिकली पोलराइज्ड रीजन में, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड वाला हो जाएगा, नीदर लिनियरली नॉन, मतलब डी केस हो जाएगा इस केस में, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन ये सब है अजीबोगरीब सा। बाकी उसके बाद मतलब आपको अगर पता है कि इस तरीके से अप्रोच करना है तो आप कर लोगे। ये इजी क्वेश्चन आ गया क्वांटम का इजी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल था, उसमें जो सेंट्रल रीजन है उसमें ये एक्स्ट्रा हल्का फुल्का परटर्बिंग पोटेंशियल डाल दिया गया, ठीक है। तो जो वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट का वो इन चारों में से कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, इसको डिस्कार्ड करो, सोचना ही नहीं है, सारा कुछ सिमेट्री के इधर आप सिमेट्री हटा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। इन तीनों में सिमेट्री है तो कौन सा सही होगा वगैरह देखना है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता कैसा है पोटेंशियल इन अ वेल वाले सिचुएशन में, तो उसका जो वेव फंक्शन होता है वो ऐसा साइनसॉइडल होता है, ठीक है। अब अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आता तो आपको पोटेंशियल जो वेव फंक्शन है कुछ ऐसा दिखाई देता, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा परटर्बिंग पोटेंशियल आ गया, इसका क्या मतलब होता है, पोटेंशियल जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल उस जगह में नहीं रहना चाहता जहां पे पोटेंशियल हाई है। जैसे यहाँ पे इस रीजन में क्या है, इस रीजन में पोटेंशियल और इस रीजन में पोटेंशियल इन्फिनिटी है, तो वहां पार्टिकल बोलता है मैं जाऊंगा ही नहीं, वहां पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। और
यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे पार्टिकल को कोई दिक्कत नहीं थी, पर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल और आ गया, तो पार्टिकल बोलता है नहीं यहाँ भी मेरे को नहीं रहना, तो यहाँ पे भी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि वेव फंक्शन जो है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू ओरिजिनली थी उससे नीचे आ जाएगी। नीचे आ जाएगी मतलब वेव फंक्शन ऐसा ही रहना चाहेगा, इसी रीजन में जो है इसके आसपास वाले रीजन में चेंज आएगा। तो इसके आसपास वाले रीजन में चेंज के कारण कैसा आपको दिखाई देगा, तो आप बोलोगे ये तो पूरा इधर पिचक गया। यहाँ पे आप देख रहे हो इधर साइड में जो प्रोबेबिलिटी थी उसको ऐसा तो होता नहीं, तो जो सेंटर वाला जो हिस्सा है वही पिचकेगा और वो पिचक के आपको ये डी ऑप्शन जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है पर्टर्बेशन की तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या गिवन है कि भाई एक चार्ज स्फीयर है, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल है, कुछ ऐसा है। ठीक है, और क्या पूछा गया कि भाई इसके कारण अब ये स्फीयर कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है रेडियस आर तक। ठीक है, तो यानी कि एक स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, और सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पे जाते हो तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कुछ इस तरीके से गिवन है हमको 4 पाई अल्फा बाय आर, और 1 बाय आर का प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कि जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी कम होती आ रही है। सेंटर पे बहुत डेंस है चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज सेंटर पे एक्यूमुलेटेड है, कॉर्नर्स पे बहुत कम चार्ज होगा, और ये पूरा सिलसिला चला है किसी रेडियस आर तक, हालांकि उसका इंपॉर्टेंस ऐसा सच है नहीं। अब क्या पूछा गया है कि भाई किसी इनसाइड पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे कह लो या यहाँ पे कह लो। ठीक है, तो किसी इनसाइड पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि फाई और ए की क्या वैल्यू होगी, क्या इनमें से क्या पॉसिबल वैल्यूज। जब आपको पता है कि फाई और ए की यूनिक वैल्यूज नहीं होती, अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, बट इनमें से कोई एक ही कॉम्बिनेशन है जो इस सिस्टम के लिए वैलिड होगा। ठीक है, कैसे पता लगाएं, तो आप बोलोगे भाई अगर फाई और ए दोनों के बीच में कहीं पे रिलेशन होता है, किसी फॉर्मूले में दोनों एक साथ आते हैं, तो वो जो सिचुएशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है माइनस ऑफ डेल फाई माइनस डेल ए बाय डेल टी। ठीक है, तो अब फाई और ए का कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सही सही दे दे। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधे सीधे एक गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, रेडियस आर का गॉसियन सरफेस बनाया और बोला भाई इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रल इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड की बात करेंगे, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास और तरीका है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो यहाँ जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इंटीग्रल रेडियस आपको पता है, बहुत ये काम कर चुके हो, ई इंटू एरिया ऑफ दैट स्फीयर जो कि 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, तो चार्ज के लिए आप कहोगे भाई ये इंटीग्रल रो डीवी के बराबर होगा। ठीक है, और इंटीग्रल रो डीवी, तो रो किधर है, रो इधर है, रो को रख देते हैं, तो रो आ जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा अपॉन आर। ठीक है, ये रो आ गया, इंटू डीवी। डीवी क्या होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के बराबर होता है। इस चीज़ को हमको इंटीग्रेट करना है और 1 बाय एप्सिलॉन जीरो सामने चिपका हुआ है। ठीक है, तो बाय एप्सिलॉन जीरो भी लिख देते हैं, एप्सिलॉन जीरो कट जाएगा दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो कट गया, 4 पाई अल्फा, यहाँ पे एक आर और एक आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, अच्छा ये 4 पाई और आया है और ये 4 पाई पहले से था। अच्छा ये 4 पाई पहले से था और ये 4 पाई अभी आया है ताज़ा ताज़ा। अच्छा इधर भी 4 पाई रखा हुआ, कट जाएगा। ओके, 4 पाई अल्फा इंटू 4 पाई आर डी आर का इंटीग्रेशन 0 से आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन 2, और एक 4 पाई बचा हुआ था उसको रख लेते इधर। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर 2 पाई वगैरह बन जाएगा। चलो
अब इधर लिख देते हैं इसी चीज़ को, तो 4 पाई अल्फ़ा बाई 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस होल थिंग। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को मिल गई कितनी, तो सारा कुछ कट पिट के बहुत सिंपल रिलेशन आ गया 2 पाई अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया अपने पास। अब अपने को क्या कहा जा रहा है कि ये चीज़ जो है इन चारों ऑप्शन में कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए ट्राई करेंगे तो चलो इसको इधर कर देते हैं। ऑप्शन ए ट्राई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आना है मेरे को कैलकुलेट करना है माइनस डेल ऑफ फाई, यहाँ पे जीरो है तो पहला टर्म तो जीरो हो गया। ठीक है, माइनस डेल ए बाई डेल टी। डेल ए बाई डेल टी क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस 2 पाई अल्फा टी को डिफ्रेंशिएट करना है, डेल बाय डेल टी ऑफ माइनस 2 पाई अल्फा टी। ठीक है, टी से डिफ्रेंशिएट करोगे टी हो जाएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कितना आ रहा है ये टोटल वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू आ रहा है आपके पास, और आर कैप भी यहाँ पे, तो 2 पाई अल्फा आर कैप। यानी कि ये जो इक्वेशन मतलब ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो सही वैल्यू ऑप्शन ए आपको दे रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करोगे किसी माइनस का दिक्कत आएगा, किसी में कुछ दिक्कत आएगा, वगैरह वगैरह होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये फिर से घिसा पिटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के मेरे को गुस्सा आता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ये एक पोलराइजर है, ये एक पोलराइजर है, दोनों 90 डिग्री पे रखा हुआ है। ये जो बीच वाला पोलराइजर है ये घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये जो बीच वाला पोलराइजर है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो है ये किसी एंगल थीटा पे है अगर, ठीक है, तो सामने वाला जो पोलराइजर है वो किस डायरेक्शन में, तो सामने वाला पोलराइजर इस डायरेक्शन में। ठीक है, उससे एंगल ये थीटा बना रहा है। और जो पीछे वाला पोलराइजर है इसके पीछे, यानी कि ये मतलब मैं कह देता हूँ ए, और फिर मैं कलर कोडिंग से मैं कह देता हूँ इसको सी। ठीक है, तो ए जो है, ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर, सी का डायरेक्शन इधर है, बी किसी एंगल थीटा पे है। ठीक है, तो अब जैसे ही यहां से लाइट आई, आई नॉट इंटेंसिटी की, पहले जैसे ही पहले पोलराइजर से जाएगा वो आई नॉट बाई 2 हो जाता है, अनपोलराइज लाइट पोलराइज हो जाता है। और पोलराइज किस डायरेक्शन में होता है, इसके एक्सिस के डायरेक्शन में, तो यानी कि वर्टिकल एक्सिस, यानी कि इसको मैं वाई डायरेक्शन बोल देता हूँ, इसको मैं एक्स डायरेक्शन बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स क्रॉस वाई जेड ये सेटिस्फाई कर भी रहा है। ठीक है, तो अब वाई डायरेक्शन में पोलराइज लाइट मेरे को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप में मेरे को आई मिलेगा वो कितना मिलेगा मेरे को, तो जो इंटेंसिटी आई थी आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल, तो ये जो रेड से एंगल है ये वाला, ये एंगल थीटा नहीं है, ये 90 माइनस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये जो इंटेंसिटी है आई 2 कह देता हूँ इसको। ठीक है, तो I2 यहाँ पे आया, और I2 से अब ये जो लाइट था ये इस टेढ़े डायरेक्शन में पोलराइज था, और टेढ़े डायरेक्शन मतलब इसके डायरेक्शन में। अब ये जो लाइट है ये इस पोलराइजर से अब थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जो इसके पार इंटेंसिटी आने वाली है वो पहले वाले इंटेंसिटी इनटू एंगल कितना है थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, मलूज लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, I2 की वैल्यू रख दोगे यहाँ से, तो ये हो गया आई नॉट बाई 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास I3 आ गया, आई नॉट बाई 2
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बस यही काम करना है। अब हम लोग को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको कन्वर्ट करना है इस चीज़ में। और थीटा क्या चीज़ है, क्योंकि ये घूम रहा है तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर है, उसकी चिंता करने को अपने को ज़रूरत नहीं फिलहाल, ठीक है। इसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो I3 इक्वल्स टू आई नॉट। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करो तो जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर और फिर 2 से डिवाइड करो, यानी कि 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बन गया आई नॉट बाई 8, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी दिक्कत है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाता है साइन 2 थीटा, तो आई नॉट बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है। और साइन स्क्वायर 2 थीटा की बात करेंगे तो इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या बोलते हो, तो ये हो जाता है आई नॉट बाई 8, और कॉस के टर्म्स में साइन स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस डबल ऑफ दिस, यानी कि कॉस 4 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो देख रहे हो आप कॉस 4 ओमेगा टी बाई 16, 8 इंटू 2 16, वो वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें 1 माइनस कॉस बाई 16 पूरा हमको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से बोला क्या है कि भाई मिक्स्ड स्टेट आपको दिया हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। और मिक्स्ड स्टेट दिया हुआ है, उस प्रोसेस में आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि किस ए और बी की वैल्यू के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स मैक्सिमम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। जैसे ये चीज़ आपने देखा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए आप क्या बोलते हो कि भाई रूट ऑफ एच कट बाई 2m ओमेगा ए प्लस ए डैगर, ये आपके पास होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ए प्लस ए डैगर इसको लगाना है, एक्स स्क्वायर बोला है कि एक्स बोला है, एक्स बोला है, ठीक है। सो अब हमको किसी ये इस स्टेट पे, मिक्स स्टेट पे हमको एक्स, ठीक है। तो अब साई हमारे पास है ए साई नॉट प्लस बी साई 1, ठीक है। साई ब्रा फॉर्म में क्या दिखेगा हमको, तो ये दिखेगा ए साई नॉट प्लस बी साई 1, ठीक है। आपको ये बात पता है कि भाई साइन एक्स साइन, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो एक्स की है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये होता है 0, ठीक है। नहीं पता है तो बता दिया, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है साई एक्स साई, ठीक है। तो अब जो साई नॉट एक्स साई नॉट है ये तो 0 होने वाला है, वैसे ही दूसरा टर्म भी 0 होने वाला है, तो 2 टर्म यहाँ पे बचेंगे, यहाँ पे 2 टर्म बचेंगे। अल्टीमेटली ये दोनों को मिला के हो जाएगा हमारे पास ए बी साई नॉट एक्स साई 1 प्लस साई 1 एक्स साई नॉट, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज़ आपको इक्वल मिलेंगे, आई हो, हाँ इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो ये रेस होगा और ये लोअर होगा, इक्वल मिलेंगी। अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा कितना, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 2m ओमेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ए बी इंटू समथिंग आपको मिल रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इस केस में, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि समथिंग वगैरह सब गया भाड़ में, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपसे पूछा गया है कि ए बी की कौन सी वैल्यू के लिए है, ये जो 4 कॉम्बिनेशन है उसमें से ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है वो मैक्सिमम मिलेगी। चारों ऑप्शन रख के देख लो, ठीक है। जैसे ही ए या बी को 0 रखते हो, सी और डी ऑप्शन, तो ये तो 0 हो जाता है, ठीक है, सीधे सीधे चला गया, वो नहीं चाहिए अपने को। और क्या चाहिए अपने को, ए और बी को
अगर आप एक को प्लस और एक को माइनस रखते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव भी नहीं चाहिए, ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम के लिए दोनों को इक्वल रखोगे 1/√2 के, तो ये जो चीज़ है ए बी ये मैक्सिमम मिलेगी, बाकी ये तो फिक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी। ये कुछ चीज़ें, ये चीज़ अगर आपको पता है, अगर आपको तो फिर आप इजीली, और यहाँ इसको आपको कैलकुलेट करने के हैसल में पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, सामने चिपका हुआ है ए बी, ठीक है, और ए बी चिपका हुआ है तो उसके हिसाब से आप देखोगे चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन जो है फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का इजी, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि पानी है, पानी एक है टेम्परेचर TA का, एक है टेम्परेचर TB का, मैं कह देता हूँ एक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी, एक है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी, दोनों को मिला दिए तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली मिलाने के बाद दोनों का टेम्परेचर इक्वलाइज होगा, और इक्वलाइज होके आपको पता है कि भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। वही फिनोमेना आपने को यूज करना है। यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, 10 डिग्री नहीं बोला, इसको बोल दिया TA, और इसको बोल दिया TA, इसको बोल दिया TB। तो यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर आने वाला है, क्योंकि पानी का एक क्वांटिटी इक्वल है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट, क्योंकि पानी है स्पेसिफिक हीट भी इक्वल है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा टेम्परेचर TA प्लस TB/2, ये हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। ये सिचुएशन होने वाला है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है अपने को बोला गया है कि भाई चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करके दो टोटल। तो चेंज इन एंट्रोपी फर्स्ट केस की या किसी भी केस की बात करता हूं मैं, चेंज इन एंट्रोपी की बात करता हूं, तो वो मेरे पास dQ/T इसके बराबर ds होता है। टोटल चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा dQ/T को। dQ क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है, इधर से हीट कुछ जा रहा है या उधर से हीट कुछ जा रहा है, तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज है वो एसेंशियली mCp/dt इस रिलेशन को फॉलो करेगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये TQ होता है, ठीक है, उसको रख देते हैं। तो mCp बाहर आ गया, इंटीग्रल dt/T, और कहाँ से कहाँ तक, तो T इनिशियल से T फाइनल की बात कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कितना आ गया, ये आ गया आपके पास mCp, और dt/T ये हो जाता है ln, इंटीग्रल dt/T ln ऑफ ln TF माइनस ln TI, तो ये एसेंशियली आपके पास आ जाएगा ln TF बाय TI के बराबर, ठीक है। ये जनरल केस है, कोई भी हीटिंग हो रहा है या कूलिंग हो रहा है अंडर सम स्पेसिफिक हीट, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब दोनों हिस्सों की बात करते हैं, हिस्से A की बात करते हैं, और ये हो गया हिस्सा B, ठीक है। तो डेल्टा S A हिस्से की बात करेंगे तो फॉर्मूला सारा कुछ तो सेम ही है, mCp ln फाइनल टेम्परेचर क्या था, तो फाइनल टेम्परेचर तो ये है TF, मैं फिलहाल इसको लिख देता हूँ, अपॉन इनिशियल टेम्परेचर क्या था A का, तो वो था TA, ठीक है। वैसे ही डेल्टा S B की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mCp ln T फाइनल अपॉन TB आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर उसका TB था, ठीक है। अपने को क्या पूछा गया, अपने को पूछा गया कि भाई टोटल चेंज इन एंट्रोपी बताओ, दोनों को ऐड करके दो, तो दोनों को ऐड करके देना है तो हम दे देते हैं दोनों को ऐड करके, तो डेल्टा SA प्लस डेल्टा SB ये हो जाएगा mCp ln ऑफ TF बाई TA प्लस ln ऑफ TF बाय TB, TF रखूँगा मैं बट फिलहाल इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा mCp ln
टी एफ स्क्वायर अपॉन टी ए टी बी, कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। ठीक है, अब टी एफ क्या चीज़ है, टी एफ है मेरे पास टी ए प्लस टी बी बाई टू, उसको रख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एम सी पी एल एन ब्रैकेट में टी ए प्लस टी बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 टी ए टी बी। ठीक है, ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, यह ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है क्या, आप देखोगे ऑप्शन में तो बोलोगे नहीं ये तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कोई ऑप्शन में यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं। इसको मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टी ए माइनस टी बी वाला, तो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी, तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ है, मतलब ये फालतू का स्टेप करवाया है इसने, एम सी पी एल एन, ये जो टी ए प्लस टी बी है उसको कन्वर्ट कर देंगे टी ए माइनस टी बी में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ए बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन पहले जो था वो रख दिया। ठीक है, अब ये देखोगे ये दोनों कट जाएगा, इसको अगर फ्रैक्शन अलग करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी ए माइनस टी बी अपॉन 4 टी, तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अब ये बेफालतू का सिंप्लीफिकेशन करवाया है तो उसको आप देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ये है टी ए माइनस टी बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ये इजी क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, हालांकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर नहीं है डायोड्स में तो आप इस क्वेश्चन को शायद ना बना पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन गिवन है कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल को देते हैं, तो इस सिग्नल को यहाँ पे दिया तो आउटपुट सिग्नल जो होगा मेरे को कैसा मिलेगा, इन चारों में से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सो अब इस सिग्नल में अजीबोगरीब सा ही घुमा फिरा के रखा हुआ है। ठीक है, ओके, सो 2 हाफ साइकिल है, इसमें मान लेता हूँ कि मैं अलग अलग यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। कितने वोल्ट्स लिखा हुआ है, 5 वोल्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए प्लस 5 वोल्ट, इसको मैं कंसिडर करता हूँ, एक बार माइनस 5 वोल्ट्स को मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, कहाँ पे होगा ये -5, ये भी यहीं पे आएगा। ठीक है, ये जो प्लस टर्मिनल है, ये टर्मिनल, इसी पे एक बार +5 आएगा, इसी पे एक बार दूसरे साइकिल में -5 आएगा। तो जब मैं +5 यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे +5 वोल्ट है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 0 से +5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अब ये +5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है, तो बाइजिंग अगर देखोगे तो ये जो है ये मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +5 है, तो अल्टीमेटली उससे नीचे तो नहीं जा सकता और कोई सोर्स है नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे है, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा, इधर से जाना पड़ेगा करंट को। तो करंट को मैं लेके जाता हूँ, तो करंट जा रहा है, इधर नहीं जा पाया, इधर से गया। ठीक है, इधर से गया, इधर से गया, जाता गया, जाता गया। ठीक है, जाता गया और फिर अब यहाँ पे फिर ब्लॉक हो गया, नीचे नहीं जा सकता, इधर से जाएगा, यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो करंट तो घूम फिर के वो इधर से घूमते फिरते हुए यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये भी +5 वोल्ट हो जाएगा। बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। ठीक है, ये केस हो गया। अब जब जिस केस में ये -5 होता है, -5 वोल्ट्स, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो है करंट को उल्टे आना पड़ेगा। ठीक है, तो उल्टा डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, मतलब करंट इस डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है, तो क्या वो यहाँ से आ सकता है, नहीं, यहाँ पे तो रिवर्स बायस केस हो जाएगा, मतलब इसको क्रॉस करके तो करंट आ नहीं सकता, तो जो करंट आया होगा वो यहीं से आया होगा। ठीक है, तो जो मैं बोलूँगा, चलो कलर चेंज करना पड़ेगा, ये रेड कलर पे कर देता हूँ, रेड कलर वही है क्या, हाँ ठीक है।
तो ये जो करंट इधर आना चाहिए, -5 को इधर करंट चाहिए, ठीक है, 0 से, तो इधर करंट यहाँ से नहीं आ सकता, उसको इसी पाथ से आना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पाथ से आ रहा है करंट, तो और यहाँ से भी नहीं आ सकता, ये अलाउड नहीं है क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। तो करंट जो है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से करंट आ सकता है, ठीक है, और यहाँ से करंट आ सकता है क्या, तो यहाँ पे अगर बैक ट्रैक करूँ, मैं बैक ट्रैक करूँगा तो मेरे को फिर से नहीं, यहाँ पे फिर से ये जो डायरेक्शन है इसमें रिवर्स बाइजिंग मिल जाएगी, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाँ इधर आ गया, ये चलेगा चलेगा, उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब फिर से इधर नहीं जा सकता, उल्टा करंट जो होगा इधर से आएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्मिनल है, ये टर्मिनल जब इसको -5 वोल्ट करता हूँ तो -5 वोल्ट मेरे को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। -5 वोल्ट मेरे को यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली जो ज़ीरो पोटेंशियल है, जो हायर पोटेंशियल है, वो घूम फिर के यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, हाँ यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे -5, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फिर से, पहले क्या था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +5 था, अब -5 0, तो अभी भी +5 का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो चाहे नेगेटिव साइकिल हो चाहे पॉजिटिव साइकिल हो, ये जो पूरा सिस्टम है ये उसको पलट के ही दे रहा है, ये पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। और इसमें वो सिग्नल कैसा भी हो, यहाँ पे सिग्नल साइन वेव दिया हुआ है, साइन वेव होने की भी जरूरत नहीं है, साइन वेव नहीं हो, ट्राइंगुलर वेव हो, स्क्वायर वेव हो, कुछ भी हो, ये जो है ये आपको नेगेटिव साइड को पलट के पॉजिटिव साइड में ले ही आएगा। यानी कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो काम होता है वैसे ही कुछ काम यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए ऑप्शन है वो इस केस में सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है क्या करना है, पर सॉल्व नहीं होता। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये जो गॉसियन सरफेस बनाया गया है कुछ इस तरीके से, ये स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा कांस्टेंट, ठीक है, इसके सरफेस पे है, और उसके अराउंड गॉसियन सरफेस जो है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका जो साइज है स्फीयर का वो सेम होगा, और उसका जो सरकमफरेंस है वो सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, सरफेस जो है उस स्फीयर के। तो अब अगर मेरे को इस रीजन में ये जो बाउल सा बन रहा है, इस बाउल टाइप के जो रीजन में अगर मेरे को, मैं इसको अलग से बना देता हूँ, तो ये हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर है जिसमें चार्ज है, और ये हमारे पास गॉसियन स्फीयर है, ठीक है। दोनों का जो एक का सेंटर यहाँ पे, एक का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है मेरे को, तो मेरे को फाइंड करना है कि ये जो हिस्सा है एक जो बाउल सा बन रहा है, ये जो पूरा बाउल सा बन रहा है, ठीक है, इस बाउल में कितना चार्ज है, पूरे का चार्ज तो मैं बता दूंगा, पूरे का चार्ज बोलूंगा सिग्मा इंटू टोटल एरिया 4πr², ऐसा कुछ मैं कह देता हूँ, तो पूरे का चार्ज होता है। अब मेरे को इसका अगर एरिया मिल जाए, इस बाउल का एरिया, तो मेरा काम हो जाएगा, सिग्मा इंटू इस बाउल का एरिया, इससे मेरे को चार्ज पता लग जाएगा। और क्या पूछा गया, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए जो होता है वो गॉस लॉ से आपको पता है, ये होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो वही चार्ज एनक्लोज्ड अपना मेन काम है फाइंड करना, चलो फाइंड करते हैं। इस बाउल का एरिया पता लग जाए तो काम हो जाएगा, क्यू मिल जाएगा। तो ये बाउल जो है, ये बाउल कैसा है, तो आप देखोगे कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। अब ये सर्कल जो है, सर्कल का रेडियस r है, तो किसी भी पॉइंट की बात करता हूँ मैं, इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ये भी r, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये भी r, तो r r r इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो एसेंशियली क्या कह रहे हैं कि एक स्फीयर है,
ठीक है। स्फीयर का सेंटर से जो 60 डिग्री पे बाउल बनता है ऊपर में, ठीक है, 60 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे जो बाउल बनेगा स्फीयर में, उस बाउल का एरिया पता लगाना है, ठीक है। तो एरिया पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो भाई मैं तो बेसिक मेथड से जाता हूँ। ये स्फीयर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्फीयर है। स्फीयर में ये z एक्सिस हो गया, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे डी थीटा, मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, किसी एंगल थीटा पे एक डी थीटा जो कि इन्फाइनेटली स्मॉल है, थीटा एंगल पे डी थीटा का एक आर्क लिया, ठीक है, और उस आर्क से एक स्ट्रिप बना दी, ठीक है। ये जो स्ट्रिप है, इन स्ट्रिप्स को अगर मैं 0 से 60 डिग्री तक ले जाऊं तो पूरा बाउल बन जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, तो इस स्ट्रिप का एरिया के लिए आप बोलोगे स्ट्रिप का लेंथ बता दो और स्ट्रिप का विड्थ बता दो। विड्थ कितना है, तो अगर रेडियस आर है तो आर डी थीटा के बराबर विड्थ है, तो आर डी थीटा के बराबर विड्थ है। और ये जो लेंथ है पूरी, ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई इंटू ये वाला रेडियस, इस छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, वो आर साइन थीटा, ठीक है। मतलब बेसिक एरिया निकालने वाला काम मैं कर रहा हूं। तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है अपने को, और कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 60 डिग्री तक करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉस थीटा वगैरह सब कुछ आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास हाफ आ जाएगी। जो टोटल एरिया आएगा वो आ जाएगा आपके पास, ये 2 और ये हाफ कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। मैं बीच में तो नहीं आ रहा इसके पे, बीच में आ रहा हूँ, ओके, ठीक है। सो इसी चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 60 डिग्री तक। 60 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ से थीटा जैसे जैसे ट्रेवर्स करते आ रहे हैं वैसे वैसे ही जो बाउल है वो बनता जा रहा है, और बाउल बनना कंप्लीट कब करना है, जब हम 60 डिग्री पे पहुँच जाए, वो एंगल 60 डिग्री वहाँ पे, ठीक है। तो इस बाउल का एरिया अपने को मिल गया पाई आर स्क्वायर। काम यही करना था अपने को, चार्ज फाइंड करना था, वो हो गया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, काम खत्म। यही चीज़ हमको आंसर में गिवन है। आंसर में कहाँ पे, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आंसर बी, ठीक है। 11th क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के आए हो, ठीक है, तो आप वापस आके एग्जाम के बाद वापस आके अपना सर पीटोगे, तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कार्डबोर्ड टाइप का आप एज्यूम कर ही लियोगे इस क्वेश्चन को पढ़ के। क्वेश्चन में क्या कहा गया, कार्डबोर्ड है, उसका स्क्वायर है, ठीक है, ये एक हिस्सा, और बाकी जो साइड है एक ही प्लेन में, तो एक ही प्लेन में जैसे ज़मीन पे रखा हुआ है, ज़मीन पे स्क्वायर रखा हुआ है कार्डबोर्ड का, और फिर इधर हेक्सागन कटा हुआ है और उधर हेक्सागन कटा हुआ है। खास बात क्या है कि स्क्वायर के साइड के बराबर हेक्सागन का साइड है, तो हेक्सागन काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि जैसे वो जो कार्डबोर्ड ज़मीन पे रखे हुए हैं हेक्सागन वाला पार्ट, उसको उठा के बंद करने की कोशिश करते हो, ठीक है। उठा के बंद करने की कोशिश करते हो कि तो एक टाइम आता है जब वो अटक जाता है, एक दूसरे से दोनों टकरा जाते हैं, ठीक है। टकरा जाते हैं मतलब ये जो साइड्स है ए ई और ए एफ, ये दोनों एक दूसरे को टच करने लगते हैं, ठीक है। अब उस प्रोसेस में जैसे आपने उसको फ्लैप को बंद किया, ठीक है, तो फ्लैप को बंद करने से ये जो एक इंटरसेक्शन टेढ़ी लाइन बनती है ज़मीन से, तो वो इंटरसेक्शन लाइन का ज़मीन से जो एंगल है वो कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस से सोचोगे क्या होना चाहिए आंसर, कैसे एंगल निकालूं, क्या ज्योमेट्री लगाऊं, मत करो। क्या करो, ये हेक्सागन है, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है क्या हेक्सागन से कम वाले का, तो आपको पता है कि भाई अगर इधर भी एक स्क्वायर होता, वही छोटा इसके बराबर का स्क्वायर, और इधर भी एक स्क्वायर होता, तो ये तो कार्टन का डब्बा हो जाता, उसमें आप घुमाते तो क्या बनता है, एक क्यूब टाइप का बनता, जिसमें ये जो लाइन होता है ये वर्टिकल लाइन पे दोनों इंटरसेक्ट होता। तो आप कहते हैं कि भाई ये हिस्सा ज़मीन पे है, ठीक है, बाकी एक हिस्सा उठा के कुछ ऐसा दिखने लगा, एक हिस्सा उठा के कुछ ऐसा दिखने लगा, और ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री टाइप का आपका बन जाता है।
जब स्क्वायर होता है तो 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे अगर स्क्वायर होता तो 90 डिग्री बन जाता। अब यहां पे स्क्वायर से बड़ी चीज है, तो जब आप उस फ्लैप को बंद करेंगे तो क्या वो पूरा अंदर तक आ जाएगा कि बाहर ही अटक जाएगा? 90 डिग्री से पहले अटक जाएगा। तो आप बोलोगे भाई ये तो पहले ही अटक जाएगा, 90 डिग्री तो आपको स्क्वायर में मिलता है, तो 90 डिग्री से तो ज्यादा ही मिलेगा। एक ही ऑप्शन है जिसपे 90 डिग्री से ज्यादा है, 3 ऑप्शन जो है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। ऑप्शन ए वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन। ज्योमेट्री की आपकी प्रैक्टिस कितनी है वगैरह वगैरह शायद चेक करने की कोशिश की गई होगी, बट वो रेलेवेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। ये बहुत इजीली बनता है। आप खाली कार्टन को इमेजिन करो, 90 डिग्री तो उसी में होगा, इसका आंसर 90 डिग्री से ज़्यादा ही होना चाहिए। एक ही ऑप्शन रखा हुआ है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ओके, अ पार्टिकल इज इन nth एनर्जी स्टेट ऑफ 1D पोटेंशियल वेल वगैरह वगैरह, हाँ ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ पार्टिकल इज इन nth एनर्जी, 1D पोटेंशियल वेल है, ठीक है। 1D पोटेंशियल वेल है, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ऐसा वैसा आपको थोड़ा पता है, वेव फंक्शंस कैसे होते हैं वो आपको पता है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि nth एनर्जी स्टेट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि बहुत हाई एनर्जी स्टेट की बात हो रही है। पार्टिकल इन अ बॉक्स, फिजिकल सिस्टम कैसा होता है? फिजिकल सिस्टम ऐसा होता है कि भाई एक ट्यूब है, ट्यूब में एक ट्यूब है, ट्यूब में एक ब्लॉक फंसा हुआ है, एक बार इधर जा रहा है, टकरा रहा है, वापस आ रहा है, एंड सो ऑन। कुछ ऐसा सिचुएशन है, जा रहा है, टकरा रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन में बोला गया अगर आप बहुत लो एनर्जीज की बात करते हो तो ब्लॉक अक्सर आपको सेंटर पे ही मिलेगा, एजेस पे कम मिलेगा। वेव फंक्शन जो होता है वो साइन वाला वेव फंक्शन होता है, ठीक है। बट एन की बहुत हाई वैल्यूज की बात करोगे तो ये तो क्लासिकल केस बन गया। एन की वैल्यूज टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत हाई एनर्जीज की बात कर रहे हो। तो जो वेव फंक्शन की भी अगर मैं बात करूं तो वेव फंक्शन के कारण जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी जो होगी आपको एकदम बहुत ज़्यादा रिपल्ट दिखाई देगी, ठीक है। तो एसेंशियली क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि हर जगह जो प्रोबेबिलिटी है इस ब्लॉक के होने की हाई एनर्जी स्टेट्स पे, जो आपकी अपने रियल लाइफ में आप देखते ही हो, वो प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया x इक्वल्स टू 0 से l/3, 1/3 मिस्टेक होगा, x इक्वल्स टू 0 से l/3, इतने हिस्से में 1/3 हिस्से में इस ब्लॉक के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्लासिकल केस में? क्वांटम मैकेनिक्स गया है ही नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे। तो आप बोलोगे भाई हर जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 1/3 हिस्से में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। सी, सीधे कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही नहीं है। ये सीरीज वाला क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भर के रखे हैं, ठीक है। यहां पे कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पे आपके पास एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। एक ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ए कह दो, इस ब्रैकेट को बी कह दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है आपके पास? ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इस फिनोमिना को हम लोग यूज़ करने वाले। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रिजल्ट आएगा? तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी इस ब्रैकेट में जो लिखा है प्लस इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पहला ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट माइनस वाला है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 डैश डैश डैश, ठीक है। अब ये जो दो सीरीज है इसको देख के आप पता लगा सकते हो कि एक में समथिंग प्लस, एक प्लस एक्स वाला है, एक माइनस एक्स वाला है। और अगर आपको ध्यान है नहीं है मेरे को नहीं पता, ये हो जाता है ln का सीरीज, ln ऑफ 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से रिड्यूस हो गया। अब
ln a प्लस ln b या ln a माइनस ln b, उसके बारे में हमारे पास कुछ स्पेशल रिलेशंस है। इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ln इंटू ln है, ठीक है, e रेस टू ln इंटू ln। हालांकि हमको ये बात पता है कि e रेस टू a इंटू बी, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो e रेस टू a होल टू द पावर b, इसके बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे b किसको बनाना है, a किसको बनाना है, तो मैं a बनाऊंगा 1 माइनस को और b बनाऊंगा 1 प्लस को, कि उल्टा उल्टा, ठीक है, a बनाऊंगा मैं ln 1 प्लस एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे e रेस टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और इसका होल का पावर ln ऑफ 1 माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। e रेस टू ln ऑफ समथिंग, ये होता है दैट सेम थिंग। e और ln जो है कैंसिल हो जाते हैं, e के पावर में ln है तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये पूरी चीज बन गई सीधे सीधे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर क्या हुआ, ln ऑफ 1 माइनस एक्स। कौन सा आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया आपके पास, ठीक है। बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चन, इजी तो खैर नहीं बोलेंगे, ट्रिकी है, ऑन द स्पॉट बना पाओ आप, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ तक आज की पार्ट 2 को जो है मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में, ओके।